जिलों पर ऐलान सियासी घमासान। कमेटी की रिपोर्ट, सरकार का एक्शन। कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छा गलत काम किया होता हमने तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करना चाहिए था। खत्म है 9 जिले, सियासत में टेंशन। नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। कैबिनेट के फैसले पर जारी वार पलटवार। ये सब मैनेजमेंट है बीजेपी का, केंद्र का भी और राज्य का भी। इनके बोला नहीं है, मुझे लगता नहीं कि ये लोगों को आगे करके बुलाया जाता। जिलों पर जंग, सियासत अपार। तो कांग्रेस कह रही है कि निश्चित रूप से फिर से ये जिले बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ कई जगह पर लगातार आंदोलन की स्थितियां हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर आंदोलन की, कई जगह पर आंदोलन कल से शुरू भी हो गया है और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बिना नियमों को, तथ्यों को देखे जिले बना दिए थे आनन फानन में और वे आए और इन्होंने जिलों को खत्म किया। तो कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि इन्होंने भी बिना सोचे समझे जो जिले बनाए गए थे उनको खत्म कर दिया। कौन सही कौन गलत, जनता पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, राखी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राखी जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आप ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने बिना सोचे समझे राजनीतिक हितों को साधने के लिए नए जिलों का आनन फानन में गठन कर दिया था। तथ्य तर्क नहीं बताए थे कि किन आधार पर गठन किया गया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि किन आधार पर आपने जो जिले हैं 9 जिले और 3 संभाग उनको खत्म किया। देखिए जी, हर एक स्टेट की अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, वहां की भौगोलिक कंडीशंस है। इसके हिसाब से हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई और उस कमेटी की जो सिफारिश थी हेमंत जी, हमने उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया। मैं बताना चाहूंगी कि पिछली जो गहलोत सरकार थी उन्होंने राम लुभाया समिति बनाई तो जरूर, लेकिन उसकी जो सिफारिशें थी उसको लागू नहीं किया। यानी साफ तौर पे नजर आता है कि ये जो जिलों का 17 जिले उन्होंने नए जो बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे। जनता का लाभ या हमारे स्टेट का कहीं पर भी उसमें प्रोग्रेस के लेवल पर अगर कोई काम हो सकता तो वो नहीं था। और इसीलिए जब ललित के पवार जी की कमेटी ने इस बात की रिकमेंडेशन की कि हमारी स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से 9 जिलों को खत्म करना चाहिए, तो प्रदेश के विकास के लिए ये काम ग्राउंड लेवल पर किया गया है। उस क्राइटेरिया का जो मैं बात करूं उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वो जिला जो है वो फाइनेंशियल तरीके से फिजिबल है कि नहीं, वहां पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, और उस हिसाब से हम लोगों ने जो जिले रिटेन किए वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। हेमंत जी देखिए, मुख्य बात यह है कि अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने कार्यकाल के आखिरी साल के अंदर योजनाएं देना, नए नए घोषणाएं करना, इसके लिए लगातार कुख्यात रहे। पिछली बार भी हमने देखा कि उन्होंने जिलों के साथ साथ चाहे वो मोबाइल योजना हो, चाहे वो किसानों को बिजली की सब्सिडी देनी हो, महिलाओं को मोबाइल की बात की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किया नहीं। अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स की उन्होंने बात की, सस्ते सिलेंडर्स की बात की। आखिरी साल में योजनाएं लेकर आते हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। किसी भी जिले के डेवलपमेंट के लिए 3 से 4 साल का समय चाहिए। हमने जब पहले ही साल में इनको निरस्त किया है तो निश्चित तौर पे कमिटमेंट है भजनलाल जी की सरकार का कि वो इन जो जिले हमने रिटेन किए हैं उनको अपने कार्यकाल में डेवलप करके लोगों को सौगात देंगे। और होना भी यही चाहिए। आपके पास सब समय होता है तब तो आप काम करते नहीं है। और आज अशोक गहलोत जी जब पीसी कर रहे थे वो उन अधिकारियों पे भी क्वेश्चन उठा रहे थे जिन्होंने उनके कार्यकाल में काम किया है बहुत अच्छे से। मैं ये पूछना चाहती हूँ हेमंत जी, कोई रिटायर्ड अधिकारी जिसपे कोई प्रेशर नहीं होता, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको भी बीजेपी कांग्रेस में डालना जरूरी है? लगातार लोग ये कह रहे हैं कि हमारी स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन 6 लाख करोड़ का आप पे कर्ज है और आप लगातार जिले बनाए जा रहे हैं जो फिजिबिलिटी 1000 करोड़ से ऊपर का खर्चा एक जिले के डेवलपमेंट में होता है, वो हमने किया नहीं। तो स्टेट के डेवलपमेंट में जो होगा, अब जो सरकार ने फैसला लिया, और मैं कहना चाहूंगी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इसी सरकार को, क्योंकि आज तक कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ कि इतने सारे जिले बनने के बाद सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाए
कि उनको निरस्त कर सके। भजन लाल जी की सरकार क्योंकि जनता के लिए प्रतिबद्ध है, उनका पहला क्राइटेरिया ये है कि कैसे स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। जी, आपने एक बात कही कि उनकी सरकार में राम लोभाया कमेटी बनाई तो गई, लेकिन उसकी रिकमेंडेशंस को अक्षर से लागू नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ललित के पवार साहब वाली कमेटी ने क्या दूधू को खत्म करने और जो है खेरतल तिजारा को रखने का रिकमेंडेशन दिया था सरकार को, और किस आधार पर दोनों? दूधू तो आप जानते हैं, ठीक है, हाँ मैं आधार बताती हूँ। दूधू तो आप जानते हैं कि दूधू के अंदर तो जो पॉपुलेशन है, लगातार इनके जो नेता है वो ये कह रहे हैं 15 लाख तक हम लेकर आए जिले की पॉपुलेशन, लेकिन दूधू की पॉपुलेशन में डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि अगर शायद जानकारी वो नहीं हो, ऐसा लेवल जो तहसील लेवल का नहीं हो उसको जिला बनाना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। जहां तक तिजारा की आप बात कर रहे हैं हेमंत जी, तिजारा के अंदर जैसे मैंने कहा कई क्राइटेरियाज हैं, जैसे रेवेन्यू की फिजिबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। तिजारा का स्थिति आप दोनों में तो 3-3 थाने ही है आने के बाद देखिए, और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बालकनाथ तो अपना जिला बचा ले गए और आपने जो है वो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को सल्टा दिया। ये डोटासरा जी का आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं मैडम। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। डोटासरा जी तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नाच गाना तो बंद हो गया, अब डांस जो है वो जो लगातार डांस करके काम चलाते थे वो काम तो बंद हो गया, कुछ और स्टेटमेंट देंगे। लेकिन तिजारा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करना सरकार की प्राथमिकता है। वो मेवात वाला एरिया है, वहां पे साइबर क्राइम के लिए भजन लाल जी की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। तो डिपेंड करता है कि वहां की कंडीशंस क्या है, बेसिस पे काम हुआ है, जनता के विकास के लिए काम हुआ है। ऐसे हवा में सुमित गर्ग साहब सरकार की कर दे कुछ भी। गर्ग साहब वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी सरकार जब थी तो बिना सोचे समझे राजनीतिक हित साधने के लिए आपने नए जिले बनाए थे, और हम तो जनता के हित को देख करके नए जिले बनाए थे, उनमें से जो खत्म करने वाले थे उन्हीं को खत्म किया है, बाकी जगह जी। सबसे पहले तो मैं पूछ लूंगा, इस क्या कुछ पूछना चाह रही हैं? जी आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं इस देश की अर्थव्यवस्था के पुरोधा, शिल्पकार स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि और संवेदनाएं प्रकट करता हूं। हेमंत जी, कल जिस लम्हा, जिस क्षण मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार ने ये जिलों को, संभागों को खत्म करने का निर्णय लिया, उसी क्षण, उस लम्हे इन्होंने ये तय कर लिया था कि हम जनता को दुखी करेंगे, पीड़ित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, विकास से उसको दूर करेंगे। इसलिए मैं कह देता हूं, ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। इनके इस निर्णय को आने वाले समय तक उन प्रदेश, जिलों की, संभागों की जो जनता है वो पीड़ित होगी, उससे प्रभावित होगी। मेरी बहन अभी राखी जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। हेमंत जी, मैं तो शुरू से, जिस दिन से इन्होंने ये कमेटी बनाई थी, इनसे पूछता आया हूं, छोटे जिलों का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस देश में लागू किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, रमन सिंह जी ने। तो क्या उन्होंने गलती करी? इन्होंने दूध की बात करी। हमारे आदरणीय पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी आज स्पष्ट करके गए कि वो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं बता देता हूं। वो एक्सपेरिमेंट था पोरबंदर का, जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिला बनाया था। 5 लाख से कम पॉपुलेशन और 10 किलोमीटर से कम की उसकी रेडियस है, लेकिन वो सुमित जी जहां तक मैं बात गलत ट्रैक पे चले गए। जी आप बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए सर। लेकिन छोटे जिलों में रखा तो है ना तिजारा, दूधू की इन्होंने सर, हेमंत जी, दूधू की इन्होंने स्पेसिफिकली बात करी, वो मैं बता रहा। हाँ। फिर बात करी इन्होंने प्रदेश के कर्जे की। प्रदेश पर कर्जा है 5 लाख करोड़ का, गुजरात फिर 5 जिले बढ़ा रहा है, कर्जा है 7.5 लाख करोड़ का। तो ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अगर वेलफेयर स्टेट में आप पब्लिक को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो ये शील्ड लेकर आप विकास को रोक नहीं सकते, आपको विकास देना पड़ेगा। हमारा ये मानना था कि जितनी पास जिले होंगे उतना ज्यादा विकास होगा। ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। अरे भाई, बच्चा पैदा होते ही भगना चालू कर देता है, नहीं करता, धीरे धीरे डेवलप होता है। देश जिस दिन आजाद हुआ क्या आज की परिस्थिति में था? नहीं था। प्रतापगढ़ वसुंधरा जी ने बनाया, जिस दिन बनाया उस दिन वह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था? नहीं था। इन्होंने दूसरा लॉजिक दिया कि साहब दूरी का, तो दूरी का सबके सामने है, डीग
35 किलोमीटर भरतपुर से, अनूपगढ़ और सांचौर की क्या 125 किलोमीटर दूरी है, वो ध्यान नहीं रखा। केवल और अपने पराये का ध्यान रखते हुए एक बदनीयती से, दुर्भावना के चलते इन्होंने जिलों को खत्म करने का काम किया है, पब्लिक को प्रताड़ित करने का, पब्लिक को दुखी करने का, पब्लिक को विकास से दूर करने का काम किया है। इसलिए मैं कह देता हूं, मेरे अध्यक्ष का आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कल कहा था कि अभी हम शोक संतप्त है, 7 दिन का राजकीय शोक है। उसके बाद 3 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी संसद से, सदन से लेकर और सड़क तक सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी, आंदोलन करेगी और हमें ना वो मजबूर करेंगे कि जन विरोधी ये जो निर्णय है उसको ये वापस लें। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को लेकर कहीं ना कहीं, मैं आपसे कह दे के माध्यम से निवेदन कर देता हूं कि हम काफी बड़े स्तर पर अपने आंदोलन को लेके जाएंगे और अगर भविष्य में कुछ भी होता है इसको लेकर उसकी जिम्मेदारी सरकार की और सरकार के निर्णय की होगी, क्योंकि जनता आक्रोशित है, दुखी है, पीड़ित है। कुछ भी क्या होता है वो भी स्पष्ट कर दीजिए, भविष्य में कुछ भी होता है भविष्य में अगर कुछ भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, भविष्य में मैं कर देता हूं, मैं कर रहा हूं ना। अगर भविष्य में किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, जनता सड़क पे आती है कुछ, तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की होगी। राकेश जी, इन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। आपने कहा कि प्रदेश पे कर्ज है, तो कर्ज इससे नहीं बढ़ेगा जब आप 1 साल तक जिले बना करके रखे हो, सारा का सारा पूरा पेपर वर्क से लगा करके हर चीज चेंज होगी, वापिस बदली जाएगी, तो कर्ज उससे नहीं बढ़ेगा जी। 1 साल तक तो आपने सहूलियतें दी है ना जिले की, बोलिए। हेमंत जी, जिस हिसाब से 17 जिले एक साथ बढ़ाए गए, उसी समय हमारे स्टेट की वित्तीय कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वहां पर हम आने वाले समय में डेवलपमेंट 17 जिलों में एक साथ कर सके। इसीलिए बेहतर यह होता है कि ग्रेजुअली फेजेस के अंदर इन जिलों का निर्माण किया जाता, जिससे हम जितने जिले टेकअप कर रहे हैं उनमें डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाता। 1 साल के समय की जो आप बात कह रहे हैं हेमंत जी, ये डिसीजन ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें कि लोगों की रोजमर्रा के काम जुड़े हुए हैं। इसमें जब तक कि कोई एक्सपर्ट कमेटी आकर के जवाब ना दे, वो किस बेसिस पे पुरानी सरकार ने काम किया, किस बेसिस पे हमारी सरकार उनको हटाने का काम करी, इसको ग्राउंड बिल्कुल निचले लेवल पर स्टडी करके ये डिसीजन लिया है। अशोक गहलोत जी की तरह ऊपर ऊपर काम नहीं किया है। पैसा तो लगा ना राखी जी, उसमें पैसा तो लगा है ना, पूरा कागज से, फाइल से लगा करके, छोटी से छोटी चीज से लगा करके ऊपर तक सब एक जिला बनता है, तो सब बदलती है और वापस बदलेगी, तो ये तो एक अतिरिक्त भार पड़ेगा ही ना। उस पर मैं आता हूं उस पर। मिथिलेश जेमिनी साहब हमारे साथ है, एक बार जेमिनी साहब मैं आपका स्पेशल कमेंट लेना चाहता हूं कि ये जो फैसला है, 2 सवाल है मेरे इसमें, कि इस फैसले से राजस्थान की राजनीति में क्या बदलेगा, भूगोल तो बदलेगा ही बदलेगा। दूसरा, ये फैसला जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक दिखाई दे रहा है, सरकार के लिए क्या कोई चुनौती बन सकता है, क्योंकि सरकार के अपने भी बड़े दुखी हैं, कई जगह पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी बोलिए जेमिनी साहब। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भजनलाल सरकार को जब तक ये पर्ची की सरकार कहते थे, वो इतना बड़ा डिसीजन लेके ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि भजनलाल सरकार स्ट्रॉन्ग सरकार है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीकर शेखावाटी इलाका, जहां कांग्रेस मजबूत और प्रदेश अध्यक्ष खुद डोटासरा आते हैं, वहां संभाग भी छिना है और नीम का थाना जिला भी छिना है। मारवाड़, जहां बीजेपी मजबूत है, वहां जिले बरकरार है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि नागौर में जो मंत्री विजय सिंह है, उनके और डीडवाना से यूनुस खान, वो वसुंधरा जी के खास हैं, तो वो जिला बरकरार है। लेकिन कहीं न कहीं जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कांग्रेस बार बार कह रही है, गोविंद सिंह डोटासरा ने कल कहा था कि हम रेल बना देंगे, और जो अनूपगढ़ की विधायक हैं जी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रोक रहा हूं। जैसे कहा कि आपने कहा जहां बीजेपी मजबूत है, तो सांचौर, जोधपुर, जयपुर ग्रामीण, 2 इलाकों में भी तो बीजेपी मजबूत है, फिर वहां पर ऐसा फैसला क्यों? 3 विधायक अगर सल्टाने से सलट रहे हैं, तो 3 अपने बीजेपी के सल्टा दिए और फिर 3 कांग्रेस के सल्टा दिए। देखिए, रीजन ये है कि दूदू के मामले में पहले से ही पता था दूदू की कहानी क्या है। दूदू में जो एसपी थे वो खुद कहते थे मैं 2 थानों का एसपी कैसे बन जाऊं, और इन 9 जिलों जिनको बंद किया, इनमें सरकारी मशीनरी को टेक ऑफ नहीं किया गया था 1 साल से। तो कैथल वाले भी तो यही कहते थे एसपी की 3 थाने ही है मेरे पास। बिल्कुल कहते थे, लेकिन इसमें 2 थाने कहते थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कांग्रेस जो प्रदर्शन करती है, जिस तरीके से उपनेता जो प्रतिपक्ष हैं रामकेश मीणा, उनका गंगापुर जिला गया है और वो कह रहे हैं कि हम सवाई माधोपुर से 130 किलोमीटर दूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक इससे जुड़ती नहीं है। हमने देखा जिले बनाए और हारे, राजेंद्र यादव कोटपुतली से हारे, दूदू से बाबूलाल नागर हारे, सांचौर से खुद सुखराम बिश्नोई हारे,
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चुनाव वोटों का इससे ज्यादा सरोकार नहीं है। अशोक गहलोत जी को उस समय गलत पॉलिटिकल एडवाइस दी गई कि जिले बना दो राज आ जाएगा। आखिरी में जो डिजाइन बॉक्स थी, उस डिजाइन बॉक्स ने जो जो डिजाइन करके अशोक गहलोत जी को दिया, वो तमाम डिजाइनें उन्होंने लागू कर दी। उनमें ये जिलों वाली भी डिजाइन थी, लेकिन वो डिजाइन कामयाब नहीं हो पाई। अब जहां तक डीग को बनाने का मामला है, वो जरूर एक इशू बन रहा है कि भरतपुर से नजदीक है, ये है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री जी के अटारी के पास में है, गांव में जहां उन्होंने जन्म लिया, उसको ये इशू बनाकर पॉलिटिकल बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज है कि जो एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो शायद राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है 3,80,000 किलोमीटर है, उसमें 38,000 यानी 10% अकेला जैसलमेर है। तो उस हिसाब से, और जो सबसे अहम चीज है कि आज के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में, जो कहीं न कहीं तमाम ई मित्र आ गए हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं, तमाम समस्याएं तहसील और गांव पर हल हो जाती है। और तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये फैसला भजनलाल सरकार के लिए चुनौती बनेगा? देखिए, चुनौती नहीं बनेगा, इससे भजनलाल सरकार मजबूत होगी। इसके बाद नगर निगम जो 3 किए वो 1 करेंगे, एक राज्य एक चुनाव करेंगे। मुझे लगता है कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीएससी चेयरमैन बनाएंगे, और नई साल 2025 में आपको लगते थे जैमिनी साहब, इतना लंबा 1 साल से ज्यादा गुजर गया, एसआई भर्ती वाले तो याचिका लगा करके पूरे कोर्ट में चले गए। लोग कह रहे हैं कि इस बात का इंतजार कर रहे थे कि याचिका लग जाए तो भर्ती अटक जाए। देखिए, उसमें अब अमित शाह जी का लेटर आ गया, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने उसको ट्वीट किया है, हाँ। उसके बाद लग रहा है कि चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया कि इस पर एक्शन लिया जाए। और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोगाराम जी ने कहा कि वो उसमें विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन उस पर निर्णय होगा। और तमाम जो बीजेपी के सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि दुनिया कायम है। एक ब्यूरोक्रेट की जिद के चलते ये कैंसिल नहीं हुआ। जब ये जापान जा रहे थे तभी रद्द करने जा रहे थे भजनलाल जी, लेकिन हाँ। एक ब्यूरोक्रेट ने ज्ञान दे दिया। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एक मारवाड़ के मंत्री और एक ब्यूरोक्रेट की अपने मजाजों को पूरा करने के लिए इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया। क्या कोई सरकार कोई सरकार, अब आप कह रहे हैं इतनी मजबूत सरकार, एक ब्यूरोक्रेट के नाते सरकार थोड़ी चलती है। ब्यूरोक्रेट कोई कह दे पूरा का पूरा इलीगल राय दे दे और सरकार कह दे कि हाँ भाई नहीं करेंगे, ये थोड़ी होता है। क्या हुआ है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद के बाद से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई। हाँ, मैं आ रहा हूँ और उस विवाद से ब्यूरोक्रेसी को अब कंट्रोल करना भजनलाल जी के लिए चुनौती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो आप जैमिनी साहब कह रहे हैं बड़ी मजबूत सरकार है, फैसले ले रही है मजबूती के साथ, दूसरी तरफ कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं अपना जो ज्ञान दे देती है। ब्यूरोक्रेसी अरबी घोड़े होते हैं, इन पर सवारी करने के लिए। लेकिन आपकी बात में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जैमिनी साहब। एक तो ये कि जो वाला ये परसेप्शन था कि सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती है, तो पर्ची की सरकार है, इस तरह के आरोप लग रहे थे, उस मिथक को तोड़ने के लिए मददगार साबित होगा। और दूसरा ये कि कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी के लिए फायदे वाला ही सौदा है ये जो फैसला किया गया है। तो ये काफी दोनों, देखिए बांसवाड़ा में बीजेपी के पास कोई सीटें नहीं है, शेखावाटी में कोई सीटें नहीं है जी, तो ये फायदे का ही सौदा। और दूसरा, संभाग से कोई फर्क नहीं पड़ता, संभागीय आयुक्त के पास कोई पावर नहीं होता है, वो कलेक्टरों से ट्यूनिंग रखता है, सरपंचों को अपदस्थ करने का पावर होता है। लेकिन आपने दो बातें कही, डीग वाली और खेलतल तिजारा वाली, है ना? ये बाबा बालकनाथ ने जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे और ट्वीट हुआ था कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, नहीं बने तो जिला बचा लिया। लेकिन वहां जो एक प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की, जो हमने देखा साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नया जामताड़ा बनता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है भजनलाल जी का यह निर्णय सकारात्मक रहे। ठीक है, डॉक्टर सुमित गर्ग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जो जैमिनी साहब ने बहुत विस्तार से बात रखी है, बोलिए। जैमिनी साहब ने कहा कि हम पर्ची की सरकार कहते हैं, तो उसका जो परसेप्शन है उस नैरेटिव को बदलने के लिए किया गया है। जैमिनी साहब, मुझे बड़ा दुख है कि अगर परसेप्शन को बदलने के लिए सरकार जो जनता को पीड़ित करती है, दुखी करती है, तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आपने विरोधाभासी बात करी, दूसरी तरफ आपने कह ही दिया कि एक आईएएस के कहने पर मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्णय टाल दिए, तो ये अनुभवहीनता है। उन्होंने तो ये भी कहा कि डिजाइन बॉक्स वालों की बात मान करके आपने इसलिए बना दिया, ये भी तो कहा। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ राकेश जी, मैं पूछ लूंगा आप वाला सवाल, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। जी बोलिए। हेमा, अगर राखी जी को सवाल जवाब देने का इतना ही शौक है, तो मैंने जो शुरू में पूछा था नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, रमन सिंह जी, तो उस पर नहीं बोला, पोरबंदर पर नहीं बोल पाएंगी। मैं आ जाता हूं अब टाइमिंग का सवाल। हाँ। हेमंत जी, बार बार कहा जा रहा है कि टाइमिंग की जाते जाते बना गए, बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, राम लुबाया जी की जो कमेटी थी हमने 2020 के शुरू में बना दी थी, तो नियत जब थी,
लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। 2 साल तक देश, प्रदेश, दुनिया कोरोना से पीड़ित रही। क्या यह संभव था कि वो कमेटी उस कोरोना काल में विजिट करती, गांवों में जाती, जगह जगह जा पाती? नहीं जा पाती थी। जब परिस्थितियां अनुकूल हुई, वो कमेटी ने अपना काम किया, हमें अपनी रिपोर्ट दी। जब रिपोर्ट आई उसके बाद हमने जिले बनाने का काम किया। पास ही था जयपुर के सर, रिपोर्ट तो सारों की देनी थी ना, एक की नहीं देनी थी। और फिर जहां तक दूसरी बात इन्होंने करी, अरे साहब आपने तो बीजेपी कार्यालय में ललित के पवार साहब से लिखवाई ये रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने तो रिपोर्ट देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का अपने आप में प्रशिक्षण बनाया गया था कि हमें बदलना है, ये जिद थी। और इस जिद के चलते उन्होंने कुछ भी किया और जिले बनाने की रिपोर्ट ले ली। ज्यादा समय नहीं है सर, बहुत गंभीर आरोप लगा। नहीं तो जबरदस्ती कुछ कहते जा रहे हैं। आपने कंपैरिजन किया अशोक गहलोत जी का राजनाथ सिंह जी से, नरेंद्र, नकल में भी अकल चाहिए ना सर। काम उन्होंने किया गुजरात में, और गुजरात में किस तरह से हाइट्स पर लेके गए। लेकिन अशोक गहलोत जी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में तो एक भी जिला नहीं बनाया, और आखिरी में आकर के 17 जी ने लेकिन तो पर्ची की बात कहते हैं ना डॉक्टर साहब, पर्ची जनता ने निकाल दी है। अभी उपचुनाव में जिस तरह 4 सीटों में गुजरात में, राजस्थान राजस्थान वाले लोग परेशान हैं। हमने इस प्रदेश को सुशासन दिया, इस प्रदेश को विकास के पथ पर लेके गए। चुप हो जाइए डॉक्टर साहब, चुप हो जाइए। अब सुनिए डॉक्टर साहब, आपकी पोल खुल रही है ना, जब आपका टर्न आता है तो कुछ भी बोलते हैं, जब आपको आता है तो कुछ भी बोलते हैं। जनता ने निकाली है पर्ची, भजनलाल की पर्ची अगर किसी ने निकाली है तो जनता ने निकाली है। और इसीलिए उपचुनाव में 4 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई थी। और आप 21 सीटों की बात कर रहे हैं, 9 जिलों के अंदर 21 सीटें थी। सिर्फ जीतने के लिए आपने जिले बनाए थे, लेकिन 8 सीटों में सिर्फ कांग्रेस जीत पाई। कांग्रेस ने जनता का काम नहीं किया, इसलिए जनता ने धूल चटाई। और हेमंत जी, कोई तरीका नहीं होता कि दादागिरी करने की जरूरत नहीं है। सुमित जी, जनता सुन रही है, क्योंकि आप मेरे आर्ग्यूमेंट सुनना नहीं चाहते। और देखिए, आप जिस तरह से धमकी भरे शब्दों की बात कर रहे थे ना कि अशोक